अब वैसे तो तुमने इस वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है, इसका मतलब तुम इस एनिमे को तो जरूरी देखोगे, पर फिर भी तुम्हारी नॉलेज के लिए बस बता रहा हूँ कि अगर तुमने सोलो लेवलिंग, इंटरस्टेलर या हैरी पॉटर जैसी आइकॉनिक चीज देख रखी है तो तुम्हें ये एनिमे सच में पसंद आएगा, क्योंकि इसका जो लेखक था उसने कुछ अच्छा फूक कर ये एनिमे लिखा। इस एनिमे के जो मेन कैरेक्टर है वो कचरा उठाने वाले हैं। इस चीज से तुम इसके ऑरा को प्रिडिक्ट कर सकते हो, मतलब उसकी वर्ल्ड में उसकी कितनी इज्जत होगी। एक बार को कचरा नीचे गिर जाए तो इयान तो कचरे को उठा सकता है, लेकिन इयान की इज्जत इतनी है कि वो कचरा कभी इयान को नहीं उठाएगा। माफ करना, मेरे को ऐसे जोक शुरुआत में ऐड नहीं करने चाहिए वरना तुम वीडियो छोड़कर भाग जाओगे। खैर, अभी इसी तरह की ये दुनियादारी देखकर इयान तंग आ चुका था, इसलिए आज वो सेल्फ हैप्पीनेस की कोशिश करता है। लेकिन अचानक उसके साथ ऐसा क्या हो गया कि उसे सेल्फ हैप्पीनेस का ख्याल आया। तो यही बात जानने के लिए सीन थोड़ा पहले पर शिफ्ट होता है। ये एक ऐसे वर्ल्ड है जहाँ पर एडवेंचर गिल्ड, मॉन्स्टर्स, पावर्स सब कुछ एग्जिस्ट करता है। इसी कारण से सबके अलग अलग रूल्स क्रिएट किए गए हैं, मतलब कौन किस तरह से फाइट करता है ये चीज उस पर डिपेंड करती है। तो अभी के लिए सबसे पहले हमें जोइन नाम के एक वॉरियर को दिखाया जाता है जो कि एक रैट मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था। अभी उसकी पार्टनर जिसका नाम जोलिन है वो एक मैजिक स्पेल तैयार कर रही थी। मैजिक स्पेल कास्ट करने में टाइम लगता है, इसलिए तब तक जोइन उस रैट मॉन्स्टर को संभाल रहा था। खैर, वो जोलिन से कहते कि क्या उसने स्पेल तैयार कर लिया, जिस पर जोलिन बताती है कि उसे थोड़ी देर और लगेगी। खैर, यहाँ पर सही टाइम पर जोलिन का अटैक तैयार हो गया था, इसलिए बाद में वो पहला हमला करती है। ये एक फायर स्पेल था जिससे वो रैट मॉन्स्टर मारा जाता है। यहाँ इयान कहीं पर भी नहीं था, लेकिन अब इयान की एंट्री होगी। ज्वाइन ट्रैश पिकर आवाज लगाते हुए इयान को बुलाता है, जिस पर इयान जवाब देता है कि उसका नाम ट्रैश पिकर नहीं है, लेकिन ये लोग उसे ट्रैश पिकर ही कहते हैं क्योंकि ट्रैश पिकर एक जॉब है। खैर, डेंजन के अंदर कोई कचरा उठाने क्यों आएगा, इसलिए आपको मैं बता दूं कि ये ट्रैश पिकर की जॉब असल में एक अपराइजिंग जॉब होती है। मतलब जो अप्राइजल स्किल होती है जिससे हम सामने वाली किसी भी चीज का लेवल पता लगा सकते हैं, सेम वैसे ही स्किल इयान के पास है। इसलिए इन लोगों ने उसे अपनी टीम में रख रखा है। जिस मॉन्स्टर को ये खत्म करेंगे उस मॉन्स्टर की बॉडी में अगर कोई ऐसा पार्ट है जो कि महंगे दामों पर बेचा जा सकता है तो वो इयान को पिक करना है। लेकिन शुरुआत में ही मैंने बता दिया कि इयान के साथ बहुत ही बुरी तरह से बिहेव होता है। अभी वो उसे ट्रैश पिकर जैसे नाम से बुला रहे थे। खैर, इयान उस रैट मॉन्स्टर के पास जाता है। अभी जब वो अपने काम कर रहा था तभी हमें एक चार्ट दिखाया जाता है। ये एक पिरामिड चार्ट है जहाँ सबसे ऊपर हमें बताया जाता है कि वो लोग आते हैं जो कि अमीर लोग हैं, मतलब बिजनेसमैन या फिर वॉर स्ट्रेटेजिस्ट या फिर ऐसे ही लोग जो कि समझदार और अमीर दोनों हैं। और दूसरे नंबर पर वो लोग आते हैं, वो ऐसे लोग हैं जो कि लड़ सकते हैं, जैसे कि ज्वाइन और उसकी वो टीममेट जोलिन। ये वॉरियर और मैजिशियन टाइप के लोग हैं। इस तरह के लोग टीम्स बनाकर डंजन क्लियर कर पैसे कमाते हैं। जो थर्ड टीयर मतलब वो तीसरा पार्ट, उसमें इयान जैसे लोग आते हैं। खैर, इयान जैसे नहीं कह सकते, वहाँ जो लोग आते हैं उन लोगों को कॉमन कहा जाता है। इन लोगों के पास कोई भी खास एबिलिटी नहीं होती, जिस वजह से इन्हें नॉर्मल काम मिलते हैं। नॉर्मल मतलब नॉर्मल से भी खराब काम, और अक्सर जो काम पेरेंट्स करते हैं वही काम आगे चलकर उनके बच्चे को करना पड़ता है। लेकिन इयान के केस में ऐसा नहीं था। इयान के जो पेरेंट्स थे जब इयान छोटा था वो तभी चल बसे। इसका मतलब इयान एक ऑर्फन है। इयान ने फैसला किया कि उसे अमीर बनना है। अभी इस वर्ल्ड में कोई किसी को रोक तो सकता नहीं, इसी वजह से उसने एक एडवेंचर बनने का फैसला किया। इयान के पास अप्राइजल स्किल थी, लेकिन ये वो स्किल है जो कि किसी समझदार के पास हो तो फिर भी वो उसका कुछ फायदा उठा ले। पर इयान जैसा लड़का फायदा नहीं उठा पाया, उसे इन लोगों ने अपनी टीम में ले लिया और अभी ये फालतू के काम उससे करवा रहे हैं। अब भले ये काम ठीक है, फालतू का नहीं है, लेकिन बिहेवियर फालतू वाला ही है, और जहाँ इज्जत ना हो वहाँ नहीं रहना चाहिए। लेकिन इयान के पास ये ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि कोई और दूसरी टीम उसे अपने साथ नहीं रखना चाहती। अभी इयान उस रैट मॉन्स्टर को चेक कर रहा था तो इयान को पता चलता है कि ये मॉन्स्टर एक एफ रैंक मॉन्स्टर है, लेकिन उसके जो दांत थे वो डी रैंक मॉन्स्टर जितने स्ट्रॉन्ग हैं, मतलब वो अच्छे दामों पर बिक सकता है। अभी उन दांतों को निकालने के लिए इयान को जॉइंट की हेल्प चाहिए थी, इसलिए वो उसे बुलाता है। लेकिन जॉइंट को ये अपनी इंसल्ट लगती है, इसी वजह से वो कहने लगता है कि इस काम के लिए ही तो तुमने हमें रखा है, अगर सारी ये मदद हम करवा देंगे तो तुम क्या करोगे। साथ ही अभी उसकी वो टीममेट जोलिन भी इयान का मजाक उड़ा रही थी, जिस वजह से इयान को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उनकी तरफ देखता है। इसके लिए इयान को एक लात भी खाने के लिए मिलती है। वो लोग अभी इयान से कह रहे थे कि उन लोगों ने तो इयान पर एहसान किया उसे अपनी टीम में लेकर, वरना इयान को कोई काम नहीं देने वाला था। अभी इयान भी यही सोच रहा था कि उसे ना चाहते हुए भी ये काम करना होगा, इसी वजह से वो खुद ही उस रैट मॉन्स्टर के मुंह के अंदर हाथ डालते हुए उसके दांत को निकालने लगता है। अभी ये चीज देखकर जॉइंट और जोलिन हंसते हुए इयान का मजाक उड़ा रहे थे और इयान ने दांत निकाल लिया था। बाद में वो उसे मैजिक बैग के अंदर रख लेता है। इसके बाद ये लोग वहाँ से आगे बढ़ने लगे थे। अभी तक आप ये चीज तो समझ गए होंगे कि इयान के साथ किस तरह से बिहेव किया जा रहा है। क्या
खैर अभी आगे बढ़ते वक्त इन्हें रास्ते में एक हेल हाउंड दिखाई देता है जो कि मरा पड़ा हुआ था। पहली चीज, इस डंजन में अभी तक और कोई नहीं आया, इसका मतलब ये मॉन्स्टर अगर मरा तो इसे किसी दूसरे मॉन्स्टर ने मारा होगा। दूसरी चीज, हेल हाउंड बहुत पावरफुल मॉन्स्टर होते हैं जो कि इस तरह के नॉर्मल डंजन में एग्जिस्ट नहीं करते। इसी वजह से इयान अभी उन दोनों को सलाह दे रहा था कि कुछ गड़बड़ है, उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन हेल डाउन अगर पावरफुल मॉन्स्टर है तो इसका मतलब उनके बॉडी पार्ट्स महंगे बिकते होंगे। इसी कारण से जोइंग इयान से कहता है कि इस हेल हाउंड के पार्ट्स निकाल लो। अब इयान को ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ता है। इयान अभी मन में सोच रहा था कि ये हेल हाउंड करीबन बी रैंक का मॉन्स्टर है, इतना पावरफुल मॉन्स्टर यहाँ और वो भी मरा हुआ है, जरूर कुछ गड़बड़ है। खैर इतने में ही जोइंग और जोलिन को वहाँ पास ही एक दूसरा हेल हाउंड मरा हुआ दिखता है। वो लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि अब तो वो अमीर हो जाएंगे। यही सोचते हुए वो इयान से कहते हैं कि इयान जाकर उस हेल हाउंड के भी पार्ट्स निकाल ले। खैर इयान उस दूसरे हेल हाउंड को देखकर और ज्यादा हैरान हो चुका था क्योंकि वो हेल हाउंड जिस रास्ते पर पड़ा हुआ था वो रास्ता मैप में एग्जिस्ट नहीं करता। असल में हर डंजन में मैप रेडी रहते हैं और उन्हीं को देखकर एडवेंचर डिसाइड करते हैं कि उन्हें किस मैप के थ्रू किस डंजन में जाना है। इससे उन्हें रास्ते भूलने की दिक्कत नहीं होती। अभी जो रास्ता वहाँ उनके सामने दिख रहा था, ऐसा कोई भी रास्ता मैप पर एग्जिस्ट नहीं करता। इयान घबराकर ये बात जोइंग और जोलिन को बताता है, लेकिन वो बेवकूफ उसकी बात नहीं समझते। वो कहने लगते हैं कि शायद भगवान चाहते होंगे कि हम अमीर बन जाएं और वो भी जल्दी, इस वजह से उन्होंने हमें रास्ता दिखाया, इसलिए तुम अपना मुंह बंद रखो और हम जैसा कहते हैं वैसा करते रहो। इयान अभी डर रहा था और आगे नहीं बढ़ रहा था। इसी वजह से जोइंग और जोलिन उससे कहते हैं कि अगर वो आगे नहीं बढ़ा तो उसे वो लोग काम पर से निकाल देंगे और साथ ही अभी तक जो उसने काम किया है उस चीज के पैसे भी उसे नहीं मिलेंगे। इयान के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है क्योंकि अगर वो काम नहीं करेगा तो भूखा मारा जाएगा। इसी वजह से वो आगे बढ़ने लगता है। अभी वो लोग उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे जहाँ कुछ ही दूर पहुंचकर उन्हें कई सारे हेल हाउंड मरे हुए दिखते हैं। अभी इयान का जो डर था अब और ज्यादा बढ़ चुका है क्योंकि ये हेल हाउंड बहुत सारे हैं और अगर इतने सारे हेल हाउंड को किसी मॉन्स्टर ने मारा है तो वो मॉन्स्टर जरूर बहुत ज्यादा ताकतवर होगा। अगर अभी इयान नॉर्मली कुछ बात कहता तो वो जॉइंट उसकी बात नहीं सुनता, इसलिए इयान उसे समझाता है कि अगर यहाँ कोई दूसरे एडवेंचर आए होते तो वो इन आइटम्स को कलेक्ट कर ले जाते। इसका मतलब ये किसी दूसरे एडवेंचर का काम नहीं है। अभी जोइन भी अपना दिमाग इस्तेमाल करने वाला था, मतलब वो सोचने वाला था कि सच में वो लोग किसी प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं, लेकिन इतने में ही वो उस प्रॉब्लम में फंस गए। उनके सामने कई सारे जिंदा हेल हाउंड आ चुके हैं जो कि उन्हें जिंदा नहीं जाने देने वाले। अब ये देखकर जोइन घबरा गया था, लेकिन अचानक ही उसके चेहरे पर एक स्माइल आती है क्योंकि उसने सोच लिया था कि उसे क्या करना है। वो जोलिन से कहता है कि इयान के ऊपर पैरालाइजिंग स्पेल का इस्तेमाल करे क्योंकि इयान उन्हें यहाँ से भगाने में मदद करने वाला है। अभी इयान ये बात सुनकर हैरान था, लेकिन जोलिन ने तो ऑलरेडी तैयारी कर ली थी। उसने तुरंत ही वो स्पेल तैयार किया और उस स्पेल का इस्तेमाल इयान पर किया, जिसकी वजह से इयान की बॉडी फ्रीज हो चुकी थी। वो नीचे गिर पड़ता है। यहाँ जॉइंट इयान के ऊपर पैर रखते हुए कहता है कि तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया और उन हेल हाउंड से बोलता है कि ये यहाँ उनका आज का डिनर। और इतना कहते हुए जोलिन और जॉइंट वहाँ से भाग गए थे। अभी इयान मदद के लिए चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। तभी वो हेल हाउंड उस पर हमला कर देते हैं। यहाँ एक हेल हाउंड जैसे इयान के पैर पर बाइट करता है तो दर्द के कारण वो पैरालाइज स्पेल खत्म हो जाता है। इयान अभी खुद को बचाने के लिए उन हेल हाउंड को धक्का दे देता है। वैसे तो वो बहुत पावरफुल मॉन्स्टर है, लेकिन इयान ने उन्हें किसी तरह से दूर हटा दिया था। इयान देखता है कि उसके बैग में कुछ एप्पल्स पड़े हुए हैं, जिन्हें नीचे गिराकर इयान वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। अभी वो हेल हाउंड उन एप्पल से डिस्ट्रैक्ट होकर उन्हें खाने लगे थे, जिससे इयान को समय मिल गया यहाँ से निकलने का। खैर जिस रास्ते से वो आया था वो रास्ते जॉइंट और जोलिन ने ब्लॉक कर दिया है। इसका मतलब वो वापस नहीं लौट सकता। उसी दौरान इयान की नजर एक दूसरे रास्ते पर पड़ती है। अभी इयान को नहीं पता कि ये रास्ता कहाँ जाता है, लेकिन इयान को वहीं बढ़ना होगा। इयान जैसे ही वहाँ से आगे बढ़ता है तो एक डेड एंड पर पहुंच जाता है, जहाँ नीचे की तरफ एक बहुत बड़ी खाई थी। खैर यही वो खाई है जहाँ से ये एपिसोड शुरू हुआ है। यहीं से कूदते हुए इयान ने सेल्फ हैप्पीनेस को एक्सेप्ट किया था। वैसे नॉर्मल सी बात है, इयान मरना नहीं चाहता, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि अगर वो पीछे गया तो वो हेल हाउंड उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे खा जाएंगे, जो कि ज्यादा पेनफुल होगा। इयान अभी सोच रहा था कि आखिर इस चीज में गलती किसकी थी। इयान यहाँ पर एक एक करके सभी को ब्लेम करता है। पहले वो उन दोनों को ब्लेम कर रहा था जिनकी वजह से वो इस प्रॉब्लम में फंसा। फिर वो अपनी इस अपराइजिंग स्किल को ब्लेम करने लगता है, क्योंकि यही स्किल खराब है, जिसकी वजह से इयान को उन दोनों लोगों की टीम में ज्वाइन होना पड़ा, क्योंकि इयान को दूसरी टीम मिल ही नहीं रही थी। फिर इसके बाद इयान अपने काम को ही ब्लेम करने लगता है। इयान सोचता है कि मुझे ये काम ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, हालांकि आखिर में वो सही फैसला करता है। उसने अब खुद को ब्लेम करना शुरू कर दिया था और यही सही है, क्योंकि इयान कमजोर है। इसी वजह से उसके साथ ये सब
सब हुआ। ईयान कहता है कि अगर मैं कमजोर नहीं होता तो आज जो कुछ भी हो रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। खैर उस खाई से कूदते वक्त ईयान के चेहरे पर स्माइल थी, वैसे स्माइल जो कि शायद आज से पहले उसके चेहरे पर कभी नहीं आई। अभी वो नीचे गिरते वक्त सोचता है कि अब वो नीचे नहीं बच सकता। इसके बाद वो बेहोश हो गया था। अगले सीन में हम देखते कि ईयान एक अजीब सी जगह पर है जहाँ ईयान की बॉडी से खून निकल रहा है, मतलब वो सच में गिरा तो था। यहाँ पर अभी एक बहुत ही सुंदर सी लड़की उसके करीब आ रही थी। वो लड़की ईयान के माथे पर आकर किस करती है, जिसके बाद ईयान को होश आ जाता है। ईयान देखता है कि उसकी बॉडी की सारी चोटें ठीक हो चुकी है और जो ब्लड उसकी बॉडी से लीक हुआ था वो भी गायब हो गया, मतलब शायद उसकी बॉडी ने उस ब्लड को वापस से एब्जॉर्ब कर लिया। वैसे वो लड़की आसपास कहीं भी नहीं थी जिसने ईयान की चोट को ठीक किया। हालांकि ईयान सामने एक बड़े से पेड़ को देखता है, साथ ही यहाँ जो पेड़ है उसके आसपास जो दीवार है वो पानी की थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक झरना हो, लेकिन नीचे पानी नहीं भर रहा और ये जो जगह है वो हवा में फ्लर्ट हो रही है। ईयान वहाँ उस पेड़ के ऊपर से गिरते हुए पानी की उन बूंदों को कैच करते हुए उन्हें अपनी अप्राइजल स्किल से चेक करता है। तो ईयान को पता चलता है कि ये ट्री असल में ब्लड ट्री है। तुम लोगों को ब्लड ट्री के बारे में पता नहीं होगा, इसलिए मैं बता दूं कि ये पेड़ कई सालों पहले एग्जिस्ट करता था। ऐसा कहते हैं कि ये पेड़ तब से एग्जिस्ट करता है जब मैजिक नहीं था। असल में इस पेड़ के अंदर से एक एनर्जी निकलती थी जिसे लोग एब्सॉर्ब कर कल्टीवेट करते हुए डेली मैजिक रिलेटेड काम कर पाते थे। नॉर्मल सी बात थी, जो जितने ज्यादा कल्टीवेशन करेगा वो उतना ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। लेकिन ये पेड़ धीरे धीरे सूखता गया और एक टाइम पर ये खत्म हो गया। लेकिन फिर भी लोगों के पास मैजिक पावर थी, इस कारण से सभी हैरान थे। उन्होंने सोचा कि शायद दूसरे प्लैनेट्स पर भी मैजिक है, मतलब दूसरे प्लैनेट पर भी वर्ल्ड ट्री जैसा एक पेड़ है जिसकी एनर्जी को वो एब्सॉर्ब कर पाएगा। नॉर्मल सी बात ये भी है कि अगर देखा जाए तो वो बहुत बड़ी अर्थ भी थी, कहीं पर भी दूसरा वर्ल्ड ट्री हो सकता था। लेकिन सभी लोगों ने अर्थ को छान लिया, लेकिन उन्हें कहीं पर भी ब्लड ट्री नहीं मिला। यान सोचता है कि नॉर्मल सी बात थी, ये पेड़ एक ऐसे सुनसान डेंजन के इतनी ज्यादा गहराई में है, आकर किसी को भी इसके बारे में कैसे पता चलता। वैसे यान समझ गया था कि इसी पेड़ की वजह से उसकी जान बची है, इसलिए वो उस पेड़ को टच करते हुए उसे शुक्रिया कहता है। तभी यान को एक आवाज सुनाई देती है, लेकिन आसपास कोई भी मॉन्स्टर नहीं था। यान सोचता है कि ना जाने ये किस चीज की आवाज थी। वैसे यान अब ये भी सोच रहा था कि आखिर वो उस जगह से निकलेगा कैसे, क्योंकि उसके पास खाने की कोई भी चीज नहीं है और यहाँ वो ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकता। और साथ ही उसे अपने उन दोस्तों पर भी भरोसा नहीं जिनके साथ वो यहाँ आया था। उसे नहीं लगता कि वो लोग उसके लिए हेल्प भेजने वाले हैं, क्योंकि वो तो खुद उसे फंसा कर गए। इसका मतलब यान को ही कुछ सोचना होगा। अभी आखिरी बार फिर से शुक्रिया कहकर वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है, क्योंकि सामने एक रास्ता था और ये इकलौता रास्ता है जो कि देखकर ही लग रहा था कि यहाँ से बाहर की तरफ जाता होगा। यान उसी रास्ते पर आगे बढ़ गया था। इधर हम उसी लड़की को देखते हैं जिसने यान के सर पर किस किया और यान की चोट ठीक हो गई थी। वो अभी यान के लिए थोड़ी सी चिंता कर रही थी। वैसे यान अभी उस दरवाजे पर आकर सोच रहा था कि यहाँ आगे उसे बहुत पावरफुल मॉन्स्टर मिल सकते हैं और उसे यहाँ का मैप भी नहीं पता। इसका मतलब चांसेस बहुत कम है कि वो यहाँ से सक्सेसफुली सही सलामत बाहर निकल पाएगा। खैर अगले ही पल वो खुद से कहता है कि अब उसे और खुद को इस तरह की बातें कहने की जरूरत नहीं। वो फैसला करता है कि अब वो कभी भी खुद को कमजोर नहीं समझेगा। सिंपल उसने अपने माइंडसेट को जो होगा देखा जाएगा वाले माइंडसेट पर सेट कर दिया था। अब इसी माइंडसेट के साथ वो यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। रास्ते में उसे एक भी मॉन्स्टर नहीं मिलता, जो देखकर वो खुश हो गया था। लेकिन उसे खुश नहीं होना चाहिए था, क्योंकि तभी उसके सामने एक मॉन्स्टर आ गया। खैर कमाल की बात की उसके सामने शुरुआत से ही एक एस रैंक मॉन्स्टर आ चुका है। इसका नाम ग्रैमलिन है, मतलब इस तरह के मॉन्स्टर को ही ग्रैमलिन कहा जाता है। ये एक एस रैंक मॉन्स्टर है और इतना पावरफुल है कि यान को आराम से खत्म कर सकता है। वैसे ये यान के सामने डायरेक्टली नहीं आया था। इसने पहले यान का एक कान काट दिया, बाद में उसकी एक उंगली काटी, जिससे यान को दर्द का एहसास ऑलरेडी हो चुका है। बाद में वो जब ग्रैमलिन को सामने देखता है तो वो लगभग उसकी आधी जान उसकी बॉडी से निकल जाती है। यान समझ चुका था कि वो कुछ नहीं कर सकता और वैसे भी उसके पास जो अपराइजिंग स्किल है, भले ही वो अपना कितना भी माइंड सेट ठीक कर ले, लेकिन दूसरे की पावर लेवल को जान लेने से वो सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं बन सकता। खैर अभी ग्रैमलिन यान को खत्म करने ही वाला था कि इतने में ही अचानक से ग्रैमलिन रुक जाता है और खुद ही कांपने लगता है। इसका कारण यान नहीं बल्कि वो डेथ बेयर है जो कि ग्रैमलिन के पीछे खड़ा हुआ है। अगले ही पल डेथ बेयर ने ग्रैमलिन को खत्म कर दिया था। यान डेथ बेयर को देखकर और ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वैसे तो डेथ बेयर भी एक एस रैंक मॉन्स्टर है, लेकिन ये ग्रैमलिन से ज्यादा खतरनाक होता है। इसी वजह से ग्रैमलिन भी कांप रहा था। अभी डेथ बेयर ने ग्रैमलिन को खत्म कर दिया है और अब बारी है यान की। तभी वो डेथ बेयर यान पर हमला करता है। उसने अपने हाथ से हमला किया था। उसके पंजे के कारण यान की आंख बिल्कुल बीच से कट चुकी थी। यान के चेहरे पर अभी फ्लैश लग चुका था। यान अभी दर्द से चिल्लाता है। खैर कुछ ही पल में वो मरने वाला है। यही सोचते हुए उसे लग रहा था कि ये सब जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन इतने में ही एक मिस्टीरियस लड़का वहाँ आकर यान को बचा लेता है। अभी वो लड़का यान से कह रहा था कि खुश मत होना, मैं ऐसा उस लड़की की वजह से कर रहा हूँ, क्योंकि उसने रिक्वेस्ट की थी कि मैं तुम्हें बचाऊं। अगले सीन में हम देखते हैं कि यान पूरी तरह से ठीक हो चुका है।
चुका है और वापस उस वर्ल्ड ट्री के पास पहुंच चुका है जहां इयान की वो आंख वगैरह जो की भी थी वो सब ठीक हो चुकी है और इयान को फिर से होश आ गया था। खैर इस बार होश में आकर फाइनली अपने सामने वो उस लड़की को देखता है जिसने पिछली बार उसकी जान बचाई थी और शायद यूं कह ले इस बार भी इसी की वजह से इयान की जान बची है क्योंकि इसी ने इयान की जान के लिए रिक्वेस्ट की। अभी इयान उसे देखकर हैरान था क्योंकि ये लड़की एक एल्फ है और इयान ने एल्फ के बारे में अभी तक सिर्फ स्टोरीज में सुना था। खैर इयान अभी ब्लश कर रहा था तभी उस लड़की की मदर इयान को मारते हुए कहती है कि उसे वो चाय पी लेनी चाहिए जो कि उनकी बेटी उनके सामने लाई है। वैसे उस लड़की की मदर को देखकर लगता नहीं है कि उसकी मदर है क्योंकि वो तो बच्चे की तरह दिख रही थी, लेकिन फिर भी मान लेते हैं हमारा क्या जाता है। वैसे अब इयान जब वो चाय पीता है तो नॉर्मल जैसी हर कोई तारीफ करता है वैसे इयान ने तारीफ की थी। इस तारीफ से वो लड़की खुश हो जाती है जिस वजह से उसके वो कान हिल रहे थे। इयान उन्हें देखकर ब्लश करते हुए कहता है कि जब वो खुश होती है तो वो बहुत क्यूट लगती है। अब ना जाने क्यों इयान उस पर लाइन मार रहा है जबकि उस लड़की की मदर उसके सामने खड़ी हुई है। उन्हें गुस्सा आ जाता है, वो इयान को फिर से मारते हुए कहते हैं कि अगर उसने फिर से ऐसी बात की तो वो इयान को ही इस वर्ल्ड से इरेज कर देगी। वो बताते कि उसी ने इयान की जान बचाई है। कमाल की बात है मुझे लगा कि वो एक लड़का था लेकिन वो असल में यही लेडी थी। इसका नाम आर्शेला है और जो लड़की इयान की जान बचाने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी मतलब वो जो इयान के सामने बैठी हुई है उसका नाम यूरी है। अभी आर्शेला इयान से कह रही थी कि यूरी की वजह से उसकी जान बची है, उसे यूरी को शुक्रिया कहना चाहिए, जिस पर इयान भी उसे शुक्रिया कहने लगता है। वो कह रहा था कि यूरी तुम्हारा शुक्रिया जिसकी वजह से उसे डबल लात खाने की मिलती है क्योंकि वो यूरी के साथ इतना कैजुअल हो रहा है। वैसे अब इयान को पता चलता है कि असल में आर्शेला यूरी की मदर है। ये चीज तुम लोगों को तो पहले से पता चल गई थी क्योंकि तुमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और अगर नहीं भी किया तो तुम हमारा वीडियो देख रहे हो, इसी वजह से तुम्हें ये सारी नॉलेज पहले मिल पाई। खैर आर्शेला इयान को बताती है कि वो असल में गार्जियन ऑफ वर्ल्ड ट्री है, मतलब वो वर्ल्ड ट्री की गार्जियन है और ऐसे टोटल 9 वर्ल्ड ट्री धरती पर एक्सिस्ट करते हैं। हाँ इंसान ने ढूंढने की कोशिश तो की थी लेकिन उन्हें एक भी वर्ल्ड ट्री नहीं मिला जबकि धरती पर 9 वर्ल्ड ट्री एग्जिस्ट करते हैं। वैसे आर्शेला का काम वर्ल्ड ट्री को प्रोटेक्ट करने का है। अब ये बात वो यूरी के सर पर हाथ फैलाते हुए कह रही थी जिसके बाद इयान को पता चलता है कि असल में ऐसा कह सकते हैं कि वो वर्ल्ड ट्री की स्पिरिट है। इसका मतलब इयान को खुद वर्ल्ड ट्री ने बचाया है। वैसे माफ करना ये चीज बस मेरे दिमाग में आ रही थी कि इयान ने जब वर्ल्ड ट्री को टच किया तो वर्ल्ड ट्री से आवाज निकली थी। अब अगर यूरी वर्ल्ड ट्री है तो ना जाने इयान ने कहाँ टच किया था। वैसे अभी के लिए ये बात सिर्फ मेरे ही दिमाग में आई थी, इयान के दिमाग में नहीं आई। इयान तो कह रहा था कि तुम वर्ल्ड ट्री हो शायद इसी वजह से तुम इतने ज्यादा सुंदर हो। ये कॉम्प्लीमेंट यूरी झेल नहीं पाती। खैर इसी की वजह से इयान की थोड़ी और पिटाई हो जाती है। वैसे अभी आर्शेला कह रही थी कि वो उसकी बेटी के साथ इतना फ्रैंक ना हो वरना उसे इरेज कर दिया जाएगा। वैसे इयान पर जब वो डेथ बेयर ने हमला किया था तो उसके कारण इयान की एक ईयर बॉल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और साथ ही इयान को कई सारे चोटें भी आई थी जिनकी इंफॉर्मेशन वो आर्शेला को बताता है और कहता है कि आखिर वो चोट ठीक कैसे हुई। तो आर्शेला बताती है कि ये हीलिंग प्रोसेस उसने वर्ल्ड ट्री के उसी लिक्विड से की है जो कि पेड़ के ऊपर से टपक रहा है। अब तुम मुझसे ये मत पूछना कि आखिर अब वो लिक्विड क्या होगा। खैर वो जो भी था उसकी वजह से इयान की चोट ठीक हो चुकी थी। हालांकि आर्शेला बताती है कि वो लिक्विड इयान की आईबॉल को रिजनरेट नहीं कर सकता था। इसकी वजह से खुद यूरी ने अपनी स्पिरिट पावर से इयान को एक नई आईबॉल दी। इसी कारण से उनकी आंखों का कलर अलग लग रहा है। वैसे इयान इस बात से बहुत ज्यादा हैरान था क्योंकि वो यूरी से पहली बार मिला लेकिन फिर भी यूरी ने उसके लिए इतना सब कुछ किया। इयान पूछता है कि आखिर तुमने मेरी मदद क्यों की, जिस पर यूरी कहती है कि जब हम पहली बार मिले तो तुमने मुझे शुक्रिया कहा था, इसकी वजह से मैंने तुम्हारी मदद की। इयान ये सुनकर हैरान था। तभी आर्शेला बताती है कि यूरी हर किसी की मदद करती है, मतलब जो कोई भी यहाँ आकर गिरता है यूरी ने हर बार उसकी मदद की लेकिन कभी भी किसी ने उसे शुक्रिया नहीं कहा। मतलब ऐसा पहले भी हो चुका है कि कुछ लोग यहाँ इस गड्ढे में आकर गिरे और मरने से पहले ही उन्हें यूरी ने बचा लिया लेकिन बाद में जब वो होश में आते हैं तो थैंक्स वगैरह कहने के बजाय वो वर्ल्ड ट्री की पत्तियां या फिर लकड़ियां तोड़ कर ले जाने लगते हैं ये सोचकर कि वो उनके किसी काम आएंगे। लेकिन इयान ने ऐसा नहीं किया, उसने यूरी को थैंक्स कहा जिस चीज से यूरी का दिल पिघल गया। ये चीज सुनने के बाद इयान और ज्यादा हैरान हो चुका था क्योंकि वो पहली बार इतने अच्छे लोगों से मिल रहा है। खैर आर्शेला अच्छी नहीं है क्योंकि उसने इयान को कई बार पीटा। खैर अभी इयान एक बार फिर से यूरी को शुक्रिया कहता है जिसके कारण यूरी फिर से खुद के दिल को नहीं झेल पाती। खैर इसी वजह से इयान की एक बार फिर से पिटाई हो चुकी थी। वैसे अब इयान को यहाँ से जाना होगा क्योंकि वो इस जगह से एग्जिस्ट नहीं करता, वो अपनी नॉर्मल वर्ल्ड में रहता है जहाँ उसे लौटना चाहिए। खैर यूरी इस चीज से थोड़ी सी चिंता करने लगती है क्योंकि जो रास्ता है वो बहुत खतरनाक है और ये चीज हम अभी देख चुके हैं कि वहाँ तो उसे 2-2 एस रैंक के मॉन्स्टर एक ही रास्ते पर मिल गए थे जिन्होंने इयान की क्या हालत की। अब बार बार तो आर्शेला उसे बचाने नहीं जा सकती, इसलिए यूरी चाहती थी कि आर्शेला मदद करे लेकिन आर्शेला भी मदद नहीं कर सकती क्योंकि वो वर्ल्ड ट्री की गार्जियन है जिस कारण से उसे एक सर्टेन डिस्टेंस बना
बनानी पड़ती है, मतलब वो एक सर्टेन डिस्टेंस से ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती। सिंपल से लैंग्वेज में कहो तो वो इयान को यहाँ से लेकर उस डंजन के बाहर के गेट तक छोड़ने नहीं आ पाएगी। अभी यूरी को इयान की इतनी ज्यादा फिक्र है कि ये सुनने के बाद वो रोने लगी थी। खैर, एक माँ अपनी बेटी को कैसे रोता हुआ देख सकती है, इसलिए ना चाहते हुए भी आर्शेला फैसला करती है कि वो इयान को ट्रेन करेगी और उसे इतना स्ट्रांग बनाएगी कि वो इस डेंजन से सही सलामत बाहर निकल पाए। इयान ये चीज सुनकर बहुत हैरान हो चुका था। उसे अभी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो आगे बढ़कर उन दोनों को ही हक कर लेता है और थैंक्स कहने लगता है। खैर, उसे दूर कर दिया गया था और आर्शेला कहते हैं कि देखो, मैं इस दुनिया की सबसे पावरफुल मैजिशियन हूँ और मैं तुम्हें ट्रेन करने वाली हूँ, इसलिए ये बात ध्यान रखना कि तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा। इस बार इयान प्रॉमिस करता है कि वो अपना बेस्ट देगा और वैसे भी इयान खुद भी स्ट्रांग बनना चाहता था, इसलिए सच में गॉड ने उसे एक मौका दिया है अपनी पावर को बढ़ाने का, जिससे वो वेस्ट नहीं कर सकता। इसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि आर्शेला इयान को भी अपने साथ लेकर जा रही थी, क्योंकि उसने अभी से इयान की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। खैर, अभी वो जिस रास्ते से जा रहे थे, ये सेम वैसा ही रास्ता था जहाँ इयान पहले भी गया और उसकी मुलाकात कुछ मॉन्स्टर से हुई जिन्होंने उसे बहुत ही बुरी तरह से पेला। अब इयान उससे पूछने लगता है कि क्या वो फिर से उसे मॉन्स्टर से लड़वाएगी जिससे वो स्ट्रॉन्ग बन पाए, जिस पर आर्शेला कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो ताकतवर बनते बनते इयान बूढ़ा हो जाएगा और फिर इस जगह से निकलने का कोई रीजन नहीं बनता, इसलिए वो अपने हिसाब से उसे ट्रेन करने वाली है। खैर, अब वो वहीं रुककर कहती है कि तुम्हें सामने क्या दिख रहा है। इयान को सामने कुछ भी नहीं दिख रहा था, क्योंकि वहाँ टॉर्च नहीं है, वहाँ अंधेरा ही अंधेरा था। खैर, आर्शेला कहने लगती है कि भूलो मत कि तुम्हारी एक आंख वर्ल्ड ट्री की स्पिरिट एनर्जी से बनी है। हालांकि वो कुछ भी कह ले, इयान को सामने अंधेरा ही दिख रहा था। आर्शेला कहती है कि ध्यान लगाना होगा, जिसके बाद इयान दोनों ही आंखें बंद करता है और सोचता है कि उसने अपनी दोनों आंखें लगभग खो दी थी। दोनों ही आंखें क्या, उसने तो अपनी जिंदगी भी खो दी थी, लेकिन यूरी के कारण उसे फिर से एक जिंदगी मिली। एक नहीं बल्कि दो जिंदगी मिली है और अब उसके पास एक स्पिरिट आई भी है, जिस पर अगर वो कॉन्सेंट्रेट करे तो सच में ताकतवर बन सकता है, क्योंकि यही उसका पहला लेवल होगा। अभी वो ध्यान लगा रहा था, अचानक ही उसे अपनी आंखों में थोड़ी गर्माहट महसूस होती है, जिसके बाद वो जैसी आंखें खोलता है तो उसके सामने सब कुछ नॉर्मल था। मतलब ऐसा जैसे कि वहाँ ऑलरेडी लाइट लगी हो, मतलब बिल्कुल भी अंधेरा नहीं था। ये चीज वो जैसे ही बताता है तो आर्शेला कहती है कि फिर मुझे तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट करनी चाहिए। वो सामने से मॉन्स्टर को बुलाती है जिसने सबसे पहले इयान को खत्म किया था। ये वही ग्रेमलिन है। अब ग्रेमलिन की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इसी वजह से आर्शेला कह रही थी कि तुम्हें इसके हर एक अटैक को डोज करना होगा। क्या ग्रेमलिन वहाँ हमला करने लग जाता है। वो नॉर्मल अटैक नहीं कर रहा था, बल्कि वो यहाँ से वहाँ बहुत ही स्पीड से जा रहा है, इतनी स्पीड से कि उसे लगभग अच्छी तरह से नोटिस कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इयान कहता है कि मैं इसे डोज कैसे करूंगा, मेरी स्पीड तो बहुत स्लो है, जिस पर आर्शेला कहने लगती है कि तुम्हारे पास अप्राइजल स्किल है। इयान कहता है कि अप्राइजल स्किल से तो सिर्फ हम अपोनेंट की पावर को जान सकते हैं, उससे आखिर मैं इसके अटैक से कैसे बचूंगा। तो इस पर आर्शेला कहती है कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हारे पास स्पिरिट आई है जिससे तुम अप्राइजल स्किल के नेक्स्ट लेवल को भी अनलॉक कर सकते हो। इयान तुरंत ही अपनी उस दूसरी आंख से अप्राइजल स्किल का इस्तेमाल करता है और जब वो उस मॉन्स्टर के ऊपर फोकस करता है तो वो उस मॉन्स्टर के नेक्स्ट मूव का पता लगा पा रहा था। इयान ये चीज देखकर हैरान हो चुका था। इयान को पता चलता है कि वो मॉन्स्टर अभी उस पर हमला कर उसके कान को काटने वाला है। वो ये चीज आर्शेला को बताता है। खैर, उस बेवकूफ को अपनी जगह से हिलना चाहिए था, क्योंकि उसका कान कट चुका है। इयान दर्द के कारण चिल्लाता है, उसके कान से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। तभी आर्शेला उसी वर्ल्ड ट्री के होली वाटर की मदद से उसके कान को फिर से ठीक कर देती है और इयान को बताते है कि इयान को चाहे कितनी भी चोट लग जाए, लेकिन वो इयान की चोट को आराम से ठीक कर देगी, इसलिए इयान को इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर इयान चिंता ही नहीं करेगा तो वो ताकतवर कैसे बनेगा, इसलिए वो चाहती है कि तुम्हें पूरी मेहनत करनी होगी, तभी तुम ताकतवर बन पाओगे। ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी मदद के लिए खड़ी हूँ। इतना कहते हुए उसने इयान के आसपास से वो बैरियर हटा दिया था जो कि उसने कुछ देर पहले क्रिएट किया। मतलब अब ग्रेमलिन फिर से हमला करने लगा था। हालांकि उसके हमले अभी भी उतने तेज हैं। इसका मतलब इयान को फिर से बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। इयान जैसी उसके अटैक को कैच करता है तो इयान को पता चलता है कि वो उसके लेफ्ट लेग पर हमला करने वाला है। खैर, इयान के पास अभी इतना समय नहीं था कि वो उसके अटैक से बच पाए। समय तो है, लेकिन इयान को नहीं पता कि वो किस सेकंड ये अटैक करेगा, क्योंकि अपराइजिंग स्किल उसे सिर्फ हमला बता रही है कि वो कौन सा हमला करने वाला है। अगर अभी इयान साइड हो गया तो वो अपना अटैक शायद बदल दे या फिर अटैक कर कुछ सेकंड का टाइम चेंज कर दे। इयान सोचता है कि अगर उसे परफेक्ट टाइमिंग का पता चल जाती तो मजा ही आ जाता। यही सोचते हुए उसके दिमाग में आ जाता है कि वो फिर से एक ह्यूमन की तरह सोच रहा है, जबकि अब उसके पास ह्यूमन जैसी पावर नहीं है। उसे थोड़ा बियॉन्ड सोचना होगा। वो तुरंत ही अपने उस स्पिरिट आई से रीअप्राइजल इस्तेमाल करता है, मतलब वो सेम टेक्निक को फिर से उस मॉन्स्टर के ऊपर यूज करता है और इस बार उसके सामने टाइमिंग लिखी आ जाती है। इयान को पता चलता है कि वो ग्रेमिन 5 सेकंड बाद हमला करेगा। इयान टाइमिंग के हिसाब से सही समय पर अपना पैर हिलाते हुए उसके अटैक को डोज कर लेता है और ये देखकर खुद ही खुश हो जाता है, क्योंकि फाइनली
फाइनली ग्रैमलिन का हमला डोज कर लिया। अभी इयान इस चीज से खुश होकर ये चीज आर्शेला को बता रहा था, लेकिन इतने में ही ग्रैमलिन उस पर हमला कर उसकी बॉडी पर कई सारे कट्स लगा देता है। खैर इयान फिर भी खुश है क्योंकि ये तो चोट है, ये ठीक हो जाएगी। पर उसने फाइनली एक परफेक्ट चीज सीख ली है अपनी ट्रेनिंग को नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए। अभी वो सेम चीज का इस्तेमाल करता है करीबन एक हफ्ते तक, जिसके बाद वो परफेक्ट हो चुका था अटैक्स को कई बार डोज करने में। मतलब अब उसे उतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, बस प्रॉब्लम यही थी कि वो खुश हो जाता है, जिसके कारण उसकी बॉडी पर कई सारे कट लग जाते, जिन्हें देखकर आर्शेला खुश हो रही थी क्योंकि उसके हिसाब से दर्द ही सबसे अच्छा टीचर है। अभी इयान को ये चीज सही नहीं लग रही थी क्योंकि दर्द उसे सहना पड़ रहा है, पर कुछ भी वो गलती उसी की है। खैर इयान ने अच्छी खासी प्रोग्रेस कर ली है, लेकिन उसे इस चीज के मार्क्स नहीं मिलने वाले। अभी उसकी अगली प्रैक्टिस शुरू होगी जिसमें उसे इसे ग्रैमलिन को हराना है। आर्शेला कहती है कि तुम्हें इसे खत्म करना होगा। इयान कहने लगता है कि मैं उसके हमले से बच सकता हूँ, लेकिन मेरे पास किसी भी तरह की कॉम्बैट स्किल नहीं है। आखिर मैं उसके हमले से बच तो लूंगा, लेकिन उसे खत्म कैसे करूंगा? इस पर आर्शेला कहती है कि तुम्हें अपनी स्पिरिट आई का सहारा लेना होगा, इसके लिए मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। इतना कहते हुए वो अपने पास से एक लकड़ी निकालती है जो कि वर्ल्ड ट्री की एक लकड़ी है, मतलब एक ब्रांच, क्यों कह लो कि एक डाली। इस डाली को वर्ल्ड ट्री से ही तोड़ा गया है, जिसकी वजह से यूरी को दर्द सहना पड़ा। इसी चीज से दुखी होते हुए आर्शेला कह रही थी कि यूरी ने इतना दर्द सिर्फ तुम्हारे लिए सहा है, तुम्हें इस ग्रैमलिन को हराना होगा और साथ ही ध्यान रखना कि ये स्टिक टूटे नहीं क्योंकि यूरी ने तुम्हें दी है। इयान इस बात को याद करते हुए उस स्टिक को ले लेता है। इसके बाद वो बैरियर हटाया जाता है और ग्रैमलिन इयान पर हमला करता है। इयान ने ग्रैमलिन के अटैक और उसकी टाइमिंग को पहले ही अप्राइज कर लिया था, जिसके बाद इयान हमला करने वाला था, लेकिन वो ग्रैमलिन बहुत ही स्पीड के साथ उसके अटैक से बच गया। अभी इयान का अटैक इस वजह से नहीं लगा क्योंकि इयान स्लो है। अभी आर्शेला उससे कहती है कि वो स्लो है, इस वजह से वो मिस कर गया, लेकिन वो इयान को एडवाइस नहीं देती। सिंपल सी बात है, कुछ चीजें इयान को खुद भी सीखनी होंगी। हालांकि उसके ऐसा सोचने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि इयान सिर्फ उसके हमले से बच रहा है, उस पर हमला नहीं कर पा रहा। इयान अभी मन में सोच रहा था कि जिस तरह से वो एक ह्यूमन है और सोच सकता है, सेम वैसे ही मॉन्स्टर भी एक लिविंग क्रिएचर है। इसका मतलब ये भी सोच सकता है, मतलब ये चीज इतनी आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाली। अभी वो बहुत ज्यादा टाइम खाने वाला था। इस कारण से आर्शेला फैसला करती है कि उसे थोड़ी सी मदद करनी होगी। वो इयान से कहती है कि इयान बेवकूफ है क्योंकि वो अपनी पावर को एक लिमिट में रख कर सोचता है। मतलब उसने शुरुआत में बताया कि इयान अपनी अप्राइजल स्किल का इस्तेमाल कर उस ग्रैमलिन के हमले से बच सकता है, जिसके बाद इयान ने अप्राइजल स्किल का इस्तेमाल किया, फिर बाद में उसे फिर से डबल इस्तेमाल किया। मतलब हर बार आर्शेला को ये बात बतानी पड़ रही है। इयान भी यही चीज सोचता है और तुरंत ही अप्राइजल स्किल के थर्ड लेवल को अनलॉक करते हुए सुपर अप्राइजल टेक्निक का इस्तेमाल करता है। जैसे उसने तीसरी बार अप्राइजल स्किल का इस्तेमाल सेम टाइम पर किया तो अचानक ही वो जो ग्रैमलिन था वो स्लो मोशन में मूव करने लगा। मतलब इयान उसे बहुत ही स्लो मोशन में अपनी तरफ आता हुआ देख पा रहा था। इयान के पास पूरा समय हमला करने का और ये जानने का कि वो ग्रैमलिन किस डायरेक्शन में और कब हमला करेगा। खैर इयान तुरंत ही अपनी उस स्टिक को उठाता है और आगे बढ़कर ग्रैमलिन पर हमला करता है। इयान की पावर बहुत कम है, लेकिन ना जाने कैसा ये अटैक इतना खतरनाक था कि वो ग्रैमलिन जमीन पर आकर गिरा और एक ही हमले में हार गया। अब इयान इस चीज से खुद हैरान था, लेकिन बाद में उसे इस चीज का रीजन पता चलता है। ये रीजन मैं तुम्हें बता देता हूँ। इयान ने जब स्लो मोशन में सब कुछ देखा तो उसने अपनी नॉर्मल स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए हमला किया। अब इयान तो अपनी नॉर्मल स्पीड में आगे बढ़ रहा था, लेकिन वो टाइम इतना स्लो मोशन में था कि इयान की जो नॉर्मल स्पीड थी वो ग्रैमलिन की कई गुना ज्यादा स्पीड से भी ज्यादा तेज हो चुकी थी। अब तुम आसानी से समझ सकते हो कि ग्रैमलिन इतना तेज था, फिर भी वो इतना स्लो मोशन में दिख रहा था, तो इयान की जो नॉर्मल स्पीड थी वो कितनी ज्यादा फास्ट होगी। इसी वजह से उसने उस ग्रैमलिन को हरा दिया और अभी वो खुश हो रहा था क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार एक एस रैंक के मॉन्स्टर को खत्म किया। हालांकि आर्शेला उससे कहती है कि उसे इतना ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो बस शुरुआत थी। वो बोलती है कि अभी तुम्हारे सामने जितने भी ग्रैमलिन, तुम्हें उन सभी को खत्म करना होगा। और सच में वहाँ इयान के सामने बहुत सारे ग्रैमलिन्स थे। वैसे तभी सीन चेंज होकर यहाँ यूरी पर आता है, जो कि अभी इयान की चिंता कर रही थी और सोच रहे थे कि आखिर इयान अभी क्या कर रहा होगा। वैसे इसके बाद फिर से सीन चेंज हो जाता है और हम वापस इयान के पास आते हैं जिसने उन सभी ग्रैमलिन्स को हरा दिया था। फाइनली अच्छा सीरीज थोड़ी फास्ट चल रही है। हम देखते हैं कि इयान ने उन सभी ग्रैमलिन्स को हरा दिया और उनका एक ढेर बना दिया। वैसे अभी ये चीज खुश होने वाली तो है, लेकिन आर्शेला तभी एक नई चीज बताती है। वो इयान से कहती है कि इयान अगर चाहे तो इन मॉन्स्टर से इनकी एबिलिटीज भी ले सकता है। इयान ये सुनकर हैरान था। इयान को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, पर आर्शेला बताती है कि जो मॉन्स्टर होते हैं वो जिस तरह से जन्म लेते हैं वो उसी तरह के रहते हैं। भले ही उनका लेवल बढ़ जाता है, लेकिन वो रहते तो वही मॉन्स्टर है। सेम आइडेंटिटी, सेम पावर लेवल और
सेम स्पीशीज के, पर जो ह्यूमंस होते हैं उनमें ऐसा नहीं रहता। वो नॉलेज का यूज कर सकते हैं और साथ ही नई नई टेक्निक सीख सकते हैं। खैर, इयान के पास अप्रेजल स्किल है, इसका मतलब वो सामने वाले मास्टर का लेवल और उसकी टेक्निक्स के बारे में पता लगा सकता है। पर अब उसके पास स्पिरिट आई भी है, इसलिए वो इससे थोड़ा ज्यादा कर पाएगा। सिंपल आर्शेला का कहने का मतलब था कि इयान अपनी स्पिरिट आई की मदद से मॉन्स्टर का एक्सपीरियंस ले सकता है। अभी इयान ये बात सुनकर हैरान था, पर आर्शेला कहती है कि तुम इसे ट्राई करो। इयान तुरंत ही अपनी इस पावर का एक डेमो लेकर देखता है। उसने अपने सामने पड़ी एक ग्रैमलिन की बॉडी पर इस पावर का इस्तेमाल किया। इसके बाद अचानक ही इयान की आंखों के सामने सब कुछ ब्लैंक हो गया। असल में इयान को झटका लगा, क्योंकि वो ग्रैमलिन जितना भी ताकतवर था, वो सारा एक्सपीरियंस और वो सारी पावर इयान की बॉडी में आ रही है। नॉर्मल सी बात थी कि एक ह्यूमन इतनी पावर को नहीं झेल सकता, और वो भी ह्यूमन जिसके पास पहले से बिल्कुल भी पावर ना हो। अब इयान बहुत ही ज्यादा हैरान था, पर अगले ही पल मुझे वो थोड़ा सा ठीक महसूस करता है, तो वो खुद से पूछता है कि क्या सच में उसके पास पावर आ चुकी है। इस पर आर्शेला कहती है कि नॉर्मल सी बात है, तुम्हें इन पावर को टेस्ट कर देखना चाहिए। इसके बाद इयान तुरंत ही उठकर वहाँ से भागने लगा था। इयान देखता है कि उसकी स्पीड सच में बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है, और बहुत ज्यादा से मेरा मतलब है सच में बहुत ज्यादा, मतलब ग्रैमलिन जैसी स्पीड। लेकिन अचानक ही वो जमीन पर भी पड़ता है, क्योंकि भले ही उसके पास इतनी पावर आ गई हो, लेकिन उसकी मसल्स और बॉडी तो सेम वैसे ही है जैसे पहले थी। इसी कारण से आर्शेला तुरंत ही उसके पास आती है, उसकी बॉडी पर वही होली वाटर डालती है, जिससे इयान की बॉडी फिर से ठीक हो जाती है। और आर्शेला फिर से इयान को दौड़ने का कहती है, क्योंकि मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और ज्यादा उन्हें तोड़ना पड़ता है। जितनी बार वो मसल्स टूटेंगे उतना ही ज्यादा इयान स्ट्रॉन्ग बनेगा। अभी आर्शेला भी किसी साइकोपैथ की तरह इयान को ट्रेनिंग कराने में लग चुकी थी। मतलब वो इयान को कई दिनों तक ऐसे ही दौड़ाती है, जिससे सच में इयान के मसल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे, क्योंकि इयान कई दिनों से लगातार दौड़ रहा है। अभी वो पावरफुल महसूस कर रहा था, जिसके बाद अब वो टाइम आ चुका है जिसका आर्शेला को बिल्कुल भी इंतजार नहीं था। नहीं, इयान अब यहाँ से जाने नहीं वाला, क्योंकि आर्शेला तो यही साथी है। अभी टाइम आ चुका था कि इयान आर्शेला के स्किल को अप्राइज करे। वैसे इयान को नहीं पता कि आर्शेला के पास किस तरह की स्किल है, इसलिए वो पूछता है कि उसके पास किस तरह की स्किल है। अचानक ही आर्शेला अपने फायर स्पेल की मदद से इयान के बाल जला देती है और कहती है कि सेम इसी तरह की स्किल है। वैसे इयान को चोट तो लगी, लेकिन इयान बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था, क्योंकि उसे सच में कुछ नया सीखने को मिल रहा है। इयान पूछता है कि ये किस तरह की पावर थी। आर्शेला बताती है कि इसे डिस्कार्ड इंकेंटेशन कहते हैं। नॉर्मल मैजिक जो होते हैं उसके लिए हमें कुछ मैजिकल वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि हम हैरी पॉटर में देख चुके हैं। साथ ही किसी तरह के फॉर्मेशन भी क्रिएट होते हैं, लेकिन जो डिस्कार्ड इंकेंटेशन है उसमें मैजिशियन नॉर्मली मैजिक को इस्तेमाल कर सकता है बिना किसी वर्ड या फॉर्मेशन का इस्तेमाल किए, और यही चीज थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। वो शुरुआत से ही इयान को थोड़ी सी डिफिकल्टी चीज सिखा रही है, जिससे कि इयान इतनी जल्दी स्ट्रॉन्ग बन पाए। अभी इयान को बस इस स्किल को अप्राइज करना था, जिससे इयान इस टेक्निक को सीख जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इयान कोशिश करता है, उसे कई हफ्ते बीत जाते हैं ये चीज सीखने में। खैर, अब हफ्ते बाद फाइनली इस तरह की पावर को इस्तेमाल कर पा रहा था। लेकिन पहले भी हम ये चीज देख चुके हैं कि ना ही उसकी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग है और ना ही उसकी पावर इतनी है कि वो ज्यादा मैजिक का इस्तेमाल कर पाए। इसी वजह से जब वो इस तरह के स्पेल का इस्तेमाल करता है तो छोटे मोटे स्पेल से ही उसकी एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। वैसे बाद में इयान होली वाटर का इस्तेमाल कर अपने पावर को रिकवर कर लेता है, और ये चीज अच्छी भी थी, क्योंकि असल में होली वाटर एनर्जी के मामले में तब काम करता है जब सामने वाले की एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो चुकी हो, और इयान भी पूरी तरह से एनर्जी खत्म कर रही होली वाटर का इस्तेमाल करता है। इससे इयान की जो मैजिक कैपेसिटी है वो भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। फाइनली 1 महीना बीत जाता है और इयान उस तरह के फायर स्पेल को कई फॉर्मेशन के थ्रू क्रिएट करना सीख जाता है। मतलब वो एक टाइम पर हजारों फायरबॉल्स क्रिएट कर पा रहा था। ये फायरबॉल्स छोटी थी, लेकिन अगर कंबाइन की जाए तो ये एक बड़ी फायरबॉल बन सकती है। वैसे इयान ने कुछ और दूसरे भी मैजिक सीखे थे। इयान अभी सोच रहा था कि लगता है समय आ चुका है, जिस पर आर्शेला कहती है कि हाँ, अब बदला लेने का समय आ चुका है। बदला उन दोनों साथियों से नहीं, बल्कि उस डेथ बेयर से, जिसकी वजह से इयान की वो आंख डिस्ट्रॉय हुई, जिससे इयान को ये नई आंख मिली और साथ ही इतनी सारी पावर भी। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों इयान उस बेचारे से बदला लेने जा रहा है। वैसे जब ये दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो इयान की फट जाती है, क्योंकि वो पिछली बार भी इस डेथ बेयर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से डर चुका था, और वो डर अभी तक उसके अंदर से निकला नहीं है। भले ही उसकी पावर बढ़ गई है, लेकिन फिर भी डर तो अभी भी उसके अंदर ही है। तभी आर्शेला कहती है कि उसे डरने की जरूरत नहीं, वो अब बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। इयान भी सोचता है कि हाँ, वो कब तक डरेगा। तभी आर्शेला उसे धक्का दे देती है और इयान आगे जाता है। अभी वो उस डेथ बियर के सामने था, लेकिन फिर भी इयान के अंदर अब कॉन्फिडेंस था कि वो इस बियर से लड़ सकता है। वैसे डेथ बियर इयान की तरफ हमला करने लगा था, जिन हमलों से इयान बचता है और बाद में अपनी अपराइजिंग स्किल का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो डेथ बियर इयान को बहुत ही स्लो मोशन में अपनी तरफ आते हुए दिख रहा था। इयान ने यहाँ उसके हाथ पकड़ते हुए उसे उठाकर दूर फेंक दिया था। इसके बाद इयान उसके पीछे आता है और अपनी वही फायर बॉल्स क्रिएट करते हुए हमला करता है। इन फायर बॉल्स के कारण वहाँ स्मोक फैल चुका था। इयान और कई सारे हमला
उठाकर उस बियर को नीचे गिरा देता है। अब इयान दूसरे मैजिक का भी इस्तेमाल कर रहा था, जिससे फाइनली उसने उस डेथ बियर को खत्म कर दिया था। अभी अपनी पावर से खुद इयान भी इम्प्रेस था, सोच रहा था कि वो सच में कितना आगे जा चुका है। वैसे इसके बाद अब इयान उस डेथ बियर के ऊपर अपने एज स्किल का इस्तेमाल करता है, सेम उसी स्प्लिट आई की पावर की मदद से, और उसकी पावर को भी अपना बना लेता है। खैर इस वजह से भी अभी उसे और ज्यादा दर्द सहना पड़ा था, लेकिन आखिर में उसने उस डेथ बियर की एबिलिटीज को भी सीख लिया था। वैसे अब इयान की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी, इसलिए आर्शेला कहती है कि देखो, जब तुम यहाँ से बाहर की तरफ जाओगे तो रास्ते में तुम्हें जितने भी बीस्ट मिलेंगे वो तुम्हें खुद मारने होंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली। इयान ये सुनकर समझ जाता है कि उसकी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है। खैर फिर भी अभी वो यूरी को शुक्रिया कहना चाहता था, इसलिए वो आर्शेला के साथ वापस यहाँ उसी वर्ल्ड ट्री के पास आ जाता है यूरी को शुक्रिया कहने के लिए। वैसे वहाँ अभी आर्शेला इयान को एक गिफ्ट देना चाहती थी, मतलब वो खुद तो ये गिफ्ट उसे नहीं देना चाहती, लेकिन यूरी ऐसा चाहती है, इस वजह से उसे ऐसा करना पड़ रहा है। वो इयान को बताती है कि वो इयान को वर्ल्ड ट्री का स्प्लिट कोर दे रही है, जिससे इयान अपनी जो सही वाली आंख है, मतलब जो कि पहले खराब नहीं हुई थी, उसे भी स्प्लिट आई के साथ चेंज कर ले। इयान तुरंत ही इस चीज के लिए मना कर देता है, क्योंकि वो इतना एहसान नहीं ले सकता, और वैसे भी ये स्प्लिट कोर तो वर्ल्ड ट्री मतलब कि यूरी का है, इसलिए उसके हिसाब से ये बहुत कीमती है और इयान इसे नहीं लगा सकता। खैर आर्शेला उससे कहती है कि वो अपना दिमाग नहीं चलाए तो ये अच्छा है। वो बताती है कि भले ही ये स्प्लिट कोर है, मगर ये भी इयान की दूसरी आंख की तरह होगा, मतलब इयान की जो पहली आंख है जिसे इन्होंने चेंज किया था, इयान के मरने के बाद उसके अंदर जो स्प्लिट कोर यूज हुआ था वो वापस यूरी के पास आ जाएगा। सेम उसी तरह से ये दूसरा स्प्लिट कोर भी है। इयान इसे ले या ना ले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लेने से इयान को पावर्स मिल जाएंगी, और ना ले तो इसका मतलब वो बेवकूफ है। खैर इयान को ही प्रॉब्लम हो सकती थी, इस वजह से उसने हाँ कर दी थी। जिसके बाद आर्शेला अपनी पावर से उस स्प्लिट कोर को इयान की दूसरी आंख के साथ कनेक्ट कर देती है। खैर इयान को इसके बाद भी कुछ अजीब महसूस नहीं हो रहा था, मतलब उसे अपनी बॉडी में कोई भी बदलाव महसूस नहीं हुए थे, लेकिन आर्शेला उससे कहती है कि चिंता मत करो, एक दिन तुम्हें ये बदलाव अपने आप ही समझ में आ जाएंगे। वैसे इयान नोटिस करता है कि यूरी अभी वहीं खड़ी थी, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। इयान पूछता है कि यूरी कहाँ गई। इतने में यूरी अचानक से वहाँ सामने आ जाती है, वो अभी इयान की आंख से निकल कर आई थी। इयान इस चीज से बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था, पर आर्शेला बताती है कि उसकी जो दोनों आंखें हैं ये वर्ल्ड ट्री के स्प्लिट कोर से बनी है। स्प्लिट कोर का मतलब है कि पूरी की पूरी स्प्लिट इयान के अंदर है, और पूरा स्प्लिट कोर इस्तेमाल हुआ है, मतलब यूरी यानी कि खुद वर्ल्ड ट्री इयान के अंदर है। इयान जब चाहे तब यूरी को बाहर बुला सकता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाए तो अभी यूरी भी इयान के साथ ही है और उसी के साथ बाहर जाने वाली है। इयान ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था। तभी यूरी कहने लगती है कि वो उसकी मदद करेगी, क्योंकि यूरी के लिक्विड की मदद से इयान की चोटें ठीक हो सकती है। अभी वो कौन से लिक्विड की बात कर रही है ये मुझसे मत पूछना। वैसे इयान उसे अपने साथ ले जाए इसके लिए उसने इयान को परमिशन दे दी थी कि इयान को जितना लिक्विड चाहिए होगा वो उसे उतना लिक्विड देगी। इयान अभी इस चीज से बहुत ज्यादा हैरान है, इस कारण से वो आर्शेला से पूछता है कि क्या उसे इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद आर्शेला उसकी पिटाई करते हुए कहती है कि बिल्कुल उसे इस चीज पर प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी वो मान गई, क्योंकि यूरी बहुत सालों से अकेली है, उसका कभी कोई दोस्त नहीं बना। इयान भले ही एक बेवकूफ और कमजोर लड़का है, लेकिन आर्शेला ये बात जानती है कि इयान दिल का अच्छा है, इसलिए वो यूरी को उसके साथ जाने दे रही है, जिससे कि यूरी इयान की आंखों से इस दुनिया को देख पाए। वैसे अभी जाने से पहले आखिरी तोहफे के रूप में वो इयान को एक खास निशान देती है। वैसे ये निशान मेन चीज नहीं है, बल्कि यहाँ उसने जो पावर दी थी वो मेन चीज है। उसने इयान को एक इन्फिनिटी स्टोरेज की पावर दी है, जिसमें इयान किसी भी फिजिकल चीज को स्टोर कर रख सकता है, और इस इन्फिनिटी स्टोरेज रूम में इन्फिनिटी स्पेस होगी। वैसे सबसे पहली चीज जो इयान वहाँ रखने वाला है वो एक एलिमेंटल स्वॉर्ड है, जो कि आर्शेला इयान को दे रही थी। इयान अभी उतनी रेयर और पावरफुल तलवार देखकर हैरान था, क्योंकि उसे सच में यहाँ से बहुत कुछ कीमती चीजें मिल चुकी हैं। अभी के लिए आर्शेला उस तलवार को निकाल कर देखती है और कहती है कि अभी एक चीज और रह गई। इतना कहते हुए बोले BSD के बोल कर वो तलवार सीधा इयान की उस आंख में मार देती है, जो कि पहले सही थी। अभी इयान तो दर्द के मारे यहाँ वहाँ लौटने लगा था, लेकिन यूरी अपनी पावर से उसकी आंख को ठीक कर देती है। इयान को नहीं पता कि आर्शेला ने ऐसा क्यों किया, लेकिन अचानक से ही आर्शेला एक क्रिस्टल टाइप चीज निकालते हुए इयान को दे देती है, जिसे इयान ने रख लिया था, या यूँ कह लो कि आर्शेला ने खुद इयान को खिला दिया था। ये असल में एक फिलोसोफर स्टोन था। इयान ने जैसे ही उसे खाया, अचानक से इयान की वही सही वाली आंख ग्लो करती है, जिसके बाद आर्शेला उसे बताती है कि अब आर्शेला की जो कॉन्शियसनेस है वो इयान की उस राइट आई से जुड़ चुकी है, मतलब अब वो इयान के साथ कम्युनिकेट कर सकती है।
और नॉर्मली ईयान भी उसके साथ कम्युनिकेट कर सकता है। ऐसा इसलिए जिससे कि अगर कभी जरूरत पड़े तो वो आर्शेला से मदद मांग सके। साथ ही इससे आर्शेला ईयान की उस राइट आई से सब कुछ देख पाएगी। वो ऐसा इसलिए कर रही है जिससे कि ईयान उसकी बेटी के साथ ज्यादा फ्रेंडली ना हो। और ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ऐसा ऐसा उसने खुद ही ईयान को बहुत ही प्यार से समझा दिया था। वैसे अब ये लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, इसलिए ईयान यूरी से पूछता है कि आखिर वो यहाँ से निकल कर क्या करना चाहती है। मतलब उसने कुछ तो सोच रखा होगा, जिस पर यूरी कहती है कि हाँ बिल्कुल, वो यहाँ से निकल कर अपनी फैमिली से मिलना चाहती है। अब नॉर्मली देखा जाए तो वो एक स्पिरिट ट्री है, इसका मतलब उसकी फैमिली मतलब ऊपर उगने वाले सारे पेड़ पौधे होंगे, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। इसकी जो फैमिली है वो इसकी ब्रांचेस हैं जो कि फैली हुई हैं। अभी आर्शेला के हिसाब से यूरी की जो फैमिली है वो ईयान को डेंजन की मेन बॉस रूप में मिलेंगी। मतलब यूरी की जो फैमिली है वो पूरी वर्ल्ड में डिवाइडेड है, इसलिए वो डेंजन में ही ईयान को मिल सकती हैं। इसका मतलब ईयान को इसके लिए अच्छा खासा ट्रैवल करना होगा। खैर ईयान के पास वैसे भी कौन सा काम धंधा है, इसलिए ईयान प्रॉमिस करता है कि वो यूरी को उसकी फैमिली से मिलवाएगा। खैर इसके बाद अब ये लोग यहाँ से निकल गए थे। यूरी को जरूरत नहीं है पैदल चलने की, इसलिए वो ईयान की आंखों में घुस चुकी है। मतलब प्रैक्टिकली तो यही हुआ है। अभी वहाँ से निकलने के बाद ईयान के सामने दो रास्ते थे। ईयान को नहीं पता कि उसे किस रास्ते पर बढ़ना है। वो बेवकूफ हमेशा गलती रास्ता चुनने वाला व्यक्ति है, इसलिए वो गलती रास्ता चुनता है। लेकिन तभी आर्शेला उससे कहती है कि उसे लेफ्ट चुनना चाहिए। असल में आर्शेला ने अपनी पावर की मदद से ऑलरेडी सभी रास्ते का पता लगा लिया है। मतलब उसे पता है कि किस डेंजन से कैसे निकलना है, इसलिए वो ईयान को बता रही थी कि ईयान उसके बताए हुए रास्ते को फॉलो करता जाए, वो आराम से इसी जगह से बाहर निकल जाएगी। वैसे यहाँ पर वो रास्ते के साथ साथ ईयान को आगे मिलने वाले स्नेक वाइपर की इन्फॉर्मेशन भी देती है। मतलब ईयान को आगे चलकर एक एस रैंक वाइपर मॉन्स्टर मिलने वाला है। ईयान इस चीज के लिए पहले से ही तैयार हो गया था, इसलिए अगले सीन में हम देखते हैं कि ईयान ने उस वाइपर को खत्म कर दिया है। ईयान सोच रहा है कि उसके लिए एक एस रैंक मॉन्स्टर को हराना अब कितना ज्यादा आसान हो चुका है। वैसे हर बार की तरह यहाँ वो भी अभी अपनी अप्रेजल स्किल से इस स्नेक वाइपर की जो एबिलिटी थी उन्हें कॉपी कर लेता है, जिसके बाद ईयान को कई सारी नई नई एबिलिटी मिल चुकी थी। लेकिन यहाँ और बात ये थी कि इस बार ईयान को सर में बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। यूरी बताते कि उसने अपनी पावर की मदद से ईयान के दर्द को खत्म कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ईयान दर्द से। इस चीज पर थैंक यू कहते हुए ईयान उसके सर पर हाथ रखता है, जिससे यूरी का चेहरा लाल हो चुका था। वैसे इसके बाद ये अभी अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ चलते हुए ईयान एक बड़े से गेट के सामने आ चुका था। इस गेट पर कुछ लाइट्स लगी हुई थी। असल में ये लाइट्स नहीं है बल्कि एनर्जी है। ये एक मेन डोर है जिसके सामने आकर आर्शेला ईयान को डेंजन्स की हिस्ट्री बताती है। वो कहती है कि ये जो डेंजन्स रहते हैं ये लिविंग थिंग्स में आते हैं। असल में डेंजन्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब डेंजन्स के मेन कोर को डिस्ट्रॉय किया जाए। इन मेन कोर पार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए डेंजन बॉसेस होते हैं, जिन्हें हराकर डेंजन को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वैसे जब तक ये कोर डिस्ट्रॉय ना हो जाए तब तक वो पर्सन जिसे डेंजन ने खा लिया है वो बाहर नहीं निकल सकता। ये डेंजन्स उन नॉर्मल डेंजन्स जैसे नहीं है जिनमें ईयान अपने वो गद्दार टीममेट के साथ आता था, मतलब उन दूसरे मॉन्स्टर की बॉडी पार्ट्स लेने के लिए, क्योंकि तभी लोग जब मर्जी चाहे तब निकल सकते थे। लेकिन इस तरह के लिविंग डेंजन्स बहुत खतरनाक होते हैं। अभी ईयान को भी ना चाहते हुए भी वहाँ उस मेन बॉस से फाइट कर उसे हराना होगा, लेकिन ईयान के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि वो अभी यही सोच रहा था कि वैसे तो वो इतना ताकतवर हो चुका है कि किसी भी एस रैंक मॉन्स्टर को हरा दे, लेकिन डेंजन में मिलने वाले एस रैंक मॉन्स्टर और डेंजन बॉसेस में बहुत ज्यादा फर्क होता है। खैर अभी जब वो डिप्रेस होने की कोशिश कर रहा था तभी आर्शेला और यूरी उसे मोटिवेशन देते हैं और समझाते हैं कि वो ये कर लेगा। अभी इन लाइनों की वजह से ईयान के अंदर बहुत ही हिम्मत आ चुकी थी, इसलिए वो दरवाजा खोलकर वहाँ अंदर एंटर करने का फैसला करता है। ईयान के सामने उसी डेंजन का कोर था जिसे डिस्ट्रॉय कर ईयान यहाँ से निकल जाएगा। खैर आगे बढ़ते ही वहाँ उसके सामने इस डेंजन का बॉस आ जाता है, जो कि सच में बहुत ही खतरनाक लग रहा था, और खतरनाक होना भी चाहिए क्योंकि वो यहाँ के बाकी सभी मॉन्स्टर से ज्यादा ताकतवर है, या यूं कह लो कि कई गुना ज्यादा ताकतवर है। यहाँ उसे सामने देखकर ईयान ने यूरी को तुरंत ही वापस अपनी आंख के अंदर जाने को कह दिया था, जिससे कि वो प्रोटेक्टेड रहे। खैर अभी आर्शेला ईयान को समझा रही थी कि उसे इस डेंजन बॉस को अगर हराना है तो डिस्टेंस कम करनी होगी, क्योंकि ये डेंजन बॉस साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इसलिए ईयान दूर से हमला नहीं कर पाएगा। ईयान को भी ये बात सही लगती है, इसलिए डिस्टेंस कवर करने के लिए वो तुरंत ही पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ने लगता है। अचानक ही आर्शेला बताती है कि उसकी तरफ एक अटैक आ रहा है। ईयान सामने देखता है जहाँ वो डेंजन बॉस अभी ईयान को पंच कर रहा था। वो साइज में इतना ज्यादा बड़ा है कि उसका ये पंच किसी भी मीटियोर की तरह लग रहा था, जो कि सीधा ईयान की तरफ गिर रहा है। बाद में जब वो अटैक ईयान से जाकर टकराता है तो हम देखते हैं कि वहाँ ईयान के आसपास की जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। खैर ये जगह डिस्ट्रॉय सिर्फ
प्रेशर के कारण हुई है, क्योंकि उस मॉन्स्टर के हाथ को इयान ने अपने हाथ से रोक लिया था। इयान ने जिस एबिलिटी का यूज किया था वो उस बियर की एबिलिटी थी, जिसकी वजह से इयान की जो बॉडी थी वो बहुत ही ज्यादा हार्ड हो गई थी। इस वजह से वो इस हमले को रोक पाया। वैसे वो सोच रहा था कि अगर यहाँ पुराना वाला इयान होता तो शायद अभी वो डर गया होता, लेकिन अब नया वाला इयान नहीं डरेगा। और इतना कहकर उसने उस मॉन्स्टर को दूर हटा दिया। साथ ही तुरंत उस वेनम से मिली एक एबिलिटी जिसे वेनमस डिसॉल्विंग एबिलिटी का नाम दिया गया है, वो इसका इस्तेमाल करता है। इस एबिलिटी को डिसॉल्विंग वेनम कहेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। अभी इस एबिलिटी के कारण उस मॉन्स्टर का एक हाथ पूरी तरह से डिसॉल्व हो चुका था, क्योंकि एबिलिटी किसी एसिड की तरह है। वैसे वहाँ अभी भी उस मॉन्स्टर के पास अपना दूसरा हाथ है जो कि ज्यादा ताकतवर है। इसका कारण मुझसे मत पूछना। खैर अभी के लिए वो उसी हाथ से इयान पर हमला करने लगा था, जिस हमले से बचते हुए इयान पीछे हट जाता है। तभी आर्शेला उससे कहती है कि वैसे तो मैं तुम्हें परमिशन नहीं देती, लेकिन अभी मैं इस सिचुएशन के हिसाब से तुम्हें परमिशन दे रही हूँ कि तुम अभी मेरे सिखाए हुए अल्टीमेट स्पेल का इस्तेमाल कर सकते हो। इयान कहता है कि क्या सच में, क्योंकि अगर मैंने उसका इस्तेमाल किया तो मैं बेहोश हो सकता हूँ। जिस पर आर्शेला कहती है कि ऐसा नहीं होगा, और अगर ऐसा हुआ भी तो भी तब तक ये मॉन्स्टर मारा जा चुका होगा। इयान बात मान लेता है और अल्टीमेट स्पेल की तैयारी करता है। इस स्पेल में इयान की बहुत ज्यादा एनर्जी लगी थी, इस वजह से इयान को डर था कि इसे यूज करने से वो बेहोश हो जाएगा, लेकिन लकीली वो बेहोश नहीं होता। खैर हम देखते हैं कि उसने पूरी पावर लगा दी थी, जिसके कारण एक फॉर्मेशन क्रिएट होता है और वो बॉस मॉन्स्टर एक ही अटैक में मारा जाता है। खैर इयान बेहोश होता, लेकिन उससे पहले यहाँ यूरी ने अपनी पावर से उसे हील कर दिया, जिस वजह से इयान बेहोश भी नहीं हुआ और उसकी ज्यादा पावर भी कंज्यूम नहीं हुई। खैर इयान जानता है कि उसने ये सब अकेले नहीं किया, इसलिए वो अभी यूरी को शुक्रिया कह रहा था। खैर बाद में उसे डांट पड़ती है, क्योंकि वो सच में आर्शेला की बेटी से थोड़ा ज्यादा ही क्लोज होता जा रहा है। वैसे वहाँ यूरी तो इस चीज से बहुत ज्यादा खुश थी। खैर आर्शेला डांटने के बाद इयान से कहती है कि उसे सबसे पहले उस बॉस मॉन्स्टर की एबिलिटी को अप्राइज कर लेना चाहिए, मतलब उन्हें कॉपी कर लेना चाहिए। इयान तुरंत ही बात मानकर उस बॉस मॉन्स्टर की एबिलिटी को कॉपी कर लेता है। वो एक गोलम मॉन्स्टर था, जिस वजह से इयान को अच्छी खासी पावर मिल जाती है। इयान अभी खुशी हो रहा था कि तभी आर्शेला कहती है कि तुम रुक क्यों गए, तुम्हें उस स्प्लिट कोर को भी अप्राइज करना होगा। इयान ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि आखिर उस स्टोन से उसे क्या पावर मिलेगी। यहाँ पर आर्शेला उसी डंजन के स्प्लिट कोर की बात कर रही है। खैर अभी इयान के सवाल पूछने के बाद आर्शेला खुद यहाँ इयान के पास आ गई थी। वो कहते हैं कि उस स्प्लिट कोर से वो इयान की स्पिरिट आई को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाएगा, क्योंकि इसे वर्ल्ड ट्री के स्पिरिट कोर की तरह ही है। इयान ये सुनने के बाद और ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि पहले वो ये सोच रहा था कि वो वर्ल्ड ट्री के स्पिरिट कोर से जो उसे पावर मिली है वो अनमैचेबल है, मतलब वो बहुत ताकतवर है। लेकिन अब उसे पता चल रहा है कि डंजन के जो स्पिरिट कोर्स है वो उन्हें कलेक्ट कर अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा सकता है। वैसे इसके बाद इयान ने तुरंत ही हाँ कर दी थी, जिसके बाद आर्शेला ने उस स्पिरिट कोर का इस्तेमाल करते हुए इयान की स्पिरिट आई का लेवल बढ़ा दिया। और जब उसकी स्पिरिट आई का लेवल 2 पर पहुंच चुका है, अभी आर्शेला बता रही थी कि और ज्यादा स्पिरिट मिलने से उसकी स्पिरिट आई का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। वैसे उसी दौरान इयान नोटिस करता है कि पीछे जो दरवाजा था वो अब बंद हो चुका है। इयान थोड़ा सा हैरान था, पर आर्शेला बताती है कि ऐसा इसलिए हुआ जिससे कि अब कोई वर्ल्ड ट्री के पास ना जा पाए। वैसे देखा जाए तो यूरी खुद इयान के साथ है, लेकिन वर्ल्ड ट्री का जो ओरिजिनल फॉर्म है वो अभी भी वहीं उसी जगह पर होगा, और दरवाजा बंद हो जाने के कारण कोई भी वहाँ नहीं जा पाएगा। इसका मतलब अभी लोग यहाँ से फाइनली जमीन पर आ जाएंगे। खैर अभी के लिए तो यहाँ से सीन चेंज होकर जॉइंट पर आ गया था। जॉइंट इयान के उन्हीं दोनों धोखेबाज दोस्तों में से एक है, जो कि अभी एक बार में अपने कुछ दूसरे साथियों के साथ बैठा हुआ है। यहाँ जॉइंट डरा हुआ था और अभी उसी डंजन की स्टोरी बता रहा था जहाँ वो इयान के साथ पहुंचा था। उसने इयान को यूज किया खुद की जान बचाने के लिए, लेकिन यहाँ उसकी स्टोरी में इयान एक वॉरियर की तरह लड़ा। वो बताता है कि इयान ने उसकी और दूसरी साथी जोलिन को बचाने के लिए खुद की जान दे दी। उसने ह्यूमन शील्ड की तरह खुद की बॉडी को यूज किया। ये सुनकर वो जो उसके साथी थे वो हैरान थे। वो कहने लगते हैं कि क्या तुम उसी ट्रैश पिकर की बात कर रहे हो? जिस पर जॉइंट कहता है कि हाँ, लेकिन वो सिर्फ एक ट्रैश पिकर नहीं था, वो एक बहादुर लड़का था जिसने हमसे कहा कि हम वहाँ से चले जाएं, जिससे हम लोग हमारी जान बचा पाए। वैसे जॉइंट सारी असलियत जानता है, इस वजह से अंदर ही अंदर उसके चेहरे पर स्माइल थी, लेकिन वो बाहर ऐसा दिखा रहा था जैसा कि उसे इयान के जाने से बहुत दुख हुआ। खैर उसी दौरान इयान वहाँ आकर उससे पूछता है कि आखिर वो लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। इयान को वहाँ देखकर जॉइंट हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम उस जगह से बचकर कैसे निकल कर आए। इयान इस चीज पर जवाब देते हुए कहता है कि ये तो बहुत आसान था। इयान ने सारे मॉन्स्टर को खत्म किया और वो इजिली वहाँ से चलकर बाहर आ गया, क्योंकि जॉइंट ने अपनी आंखों से वहाँ कई सारे हेल हाउंड को देखा था, जो कि बहुत पावरफुल मॉन्स्टर होते हैं। इयान जैसा लड़का कभी उन्हें नहीं हरा सकता। इसी वजह से वो इयान की कॉलर पकड़ते हुए गुस्से में कह रहा था कि ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। खैर अभी बाकी सभी लोग जो कि उस बार में बैठे हुए थे, उनका ध्यान जॉइंट पर था। वो जॉइंट से कहने लगते हैं कि तुम्हारा दोस्त जिसने तुम्हारी जान बचाई वो जिंदा वहाँ से बचकर निकल कर आया, लेकिन हमें नहीं लगता कि तुम्हें इस चीज से बिल्कुल भी खुशी हो रही है। खैर अभी वो जिस झूठ के साथ जी रहा है, इयान उस झूठ को दूर करते हुए उन्हें सारा सच बताता है कि किस तरह से
जोएन और जोलिन ने उसे पैरालाइज कर वहीं छोड़ दिया, जिससे कि ये लोग अपनी जान बचा पाए। खैर यान ने खुद अपनी जान बचा ली। अभी ये बात सुनते हुए वो सभी लोग जोएन को बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगे थे, लेकिन थोड़ी सी मार पड़ने के बाद यान खुद रुकवा देता है और उनके सामने आ जाता है। अभी वो लोग हैरान थे, पर यान जोएन को माफ कर चुका था, क्योंकि जोएन के कारण ही वो यूरी और आर्शेला से मिला, जिसके कारण उसके पास आज ये पावर है जिनके बारे में वो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था। यान जोएन को माफ करते हुए यहाँ शुक्रिया कहने लगता है, जो सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ये लड़का उस लड़के को थैंक यू क्यों कह रहा है, जो कि उसे वहाँ मरने के लिए उसे डेंजन में छोड़ कर आ गया। वैसे यहाँ वो ये चीज भी नोटिस कर पा रहे थे कि यान अब पहले से बहुत ही ज्यादा बदल चुका है और साथ ही यान पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी लग रहा है। खैर अगले सीन में हम देखते हैं कि यान उसी कैपिटल के पास एक दूसरे डेंजन को भी क्लियर कर लेता है। वहाँ भी उसे एक स्पिरिट कोर मिलता है, जिसके कारण यान की स्पिरिट आई का लेवल 3 पर पहुंच चुका था। इससे यान को रीडिंग की एबिलिटी मिल चुकी थी। खैर ये रीडिंग की एबिलिटी इसलिए काम की है क्योंकि इससे यान किसी भी लैंग्वेज को पढ़ पाएगा। वैसे इस डेंजन में भी यान को कहीं भी वर्ल्ड ट्री नहीं मिला। यहाँ मैं यूरी की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं उन दूसरे वर्ल्ड ट्रीज की बात कर रहा हूँ, जो कि असल में यूरी के फैमिली मेंबर्स हैं। हमें ये चीज पहले ही बताई गई थी कि टोटल 9 वर्ल्ड ट्री एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ यूरी के चाचा मामा होंगे, लेकिन इस डेंजन में कोई भी नहीं था। अभी यान यही बात कर रहा था कि यहाँ हमें कोई भी नहीं मिला, इसलिए आशेला कहती है कि ये चीज इतनी आसान नहीं है, क्योंकि अगर वर्ल्ड ट्री को ढूंढ पाना इतना ही ज्यादा आसान होता तो कोई भी उसे ढूंढ लेता। ये चीज सुनकर यान माफी मांगता है यूरी से और बोलता है कि माफ करना, तुम्हारी फैमिली को ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। खैर यूरी को इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो तो वैसे भी ट्रैवल करना चाहती है। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, ये कुछ लोगों की मदद की आवाज थी, इसलिए यान तुरंत ही उस डायरेक्शन में भागता है। वहाँ पहुंचकर उसे दिखता है कि कुछ मॉन्स्टर किसी पर हमला कर रहे हैं। उसने सबसे पहले उन मॉन्स्टर को खत्म किया, बाद में उनकी एबिलिटी को अप्राइज कर कॉपी कर लिया। तभी हम वहाँ एक लड़की को देखते हैं जिसने यान को खुद की जान बचाते हुए देखा और अब वो यान को लाइक करने लगी है, इसलिए तुरंत ही उठकर उसने यान को हक कर लिया। वैसे वहाँ एक लड़का भी था, लड़का कहूँ या आदमी, पर वो जो भी है उसका नाम जैस्पर है। वो अपने नाम यान को बताता है। वो कहता है कि वो एक ट्रेडिंग कंपनी का ओनर है। वैसे साथ ही वो उस लड़की को भी इंट्रोड्यूस कराते हुए बताता है कि इसका नाम क्लाडिया है और ये इस लैंड की 3rd प्रिंसेस है। वैसे इसके बाद ये लोग सीधा पैलेस में आ चुके थे। ये वही जगह है जहाँ पर क्लाडिया रहती है। यहाँ पर आकर क्लाडिया आराम से शांति से बैठते हुए खुद को और जैस्पर को यान के साथ इंट्रोड्यूस कराती है। वहाँ सामने से यान अपना नाम बताता है और यूरी अपना नाम बताती है। जैसे ही इंट्रोडक्शन खत्म होता है तो अचानक से क्लाडिया ने फिर से छलांग लगा दी थी यान को हक करने के लिए, क्योंकि सच में वो यान को लाइक करने लगी है। खैर वो उसे हक कर पाती इससे पहले ही यूरी वहाँ बीच में आकर उसे रोक देती है। ये देखकर क्लाडिया पूछने लगती है कि आखिर तुम हो कौन और तुम मुझे क्यों रोक रही हो। वैसे तो यूरी इस चीज की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि वो सच में बता पाए, लेकिन वो हिम्मत कर कह ही देती है। वैसे ये सच बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसने हिम्मत कर कह दिया था, इसलिए हम इसे सच ही मानेंगे। उसने बोल दिया था कि वो यान की वाइफ है। अब यान को ये बात सुनकर बहुत ही बड़ा झटका लगा था। खैर क्लाडिया को इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहती है कि ठीक है, अगर तुम यान की वाइफ हो तो मैं सेकंड वाइफ बन जाऊंगी। ये चीज सुनकर यूरी हैरान थी। वो समझ गई थी कि क्लाडिया हार मानने वालों में से नहीं है, इसलिए उनके बीच में थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है। लेकिन ये फ्रेंडली बैटल था, क्योंकि बाद में शायद वो यान को शेयर कर लेंगी। अभी के लिए ये चीज आशेला से बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि यूरी जल्दी दोस्त बना रही है। वैसे यहाँ तो उसने अपनी एक सिस्टर बना ली। खैर इधर हम यान को देखते हैं, जो कि शांति से अभी चाय एंजॉय कर रहा था। उसे दुनियादारी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तभी जैस्पर उसके पास आता है और कहता है कि वो भी यान से शादी करना चाहता है। ये सुनने के बाद यान की आत्मा उसके मुंह से बाहर निकल कर आई थी। खैर जैस्पर मजाक कर रहा था। अभी के लिए वो खुद को इंट्रोड्यूस कराते हुए बताता है कि वो जियोनो गिल्ड का हेड, या यूं कह लो कि वो जियोनो कंपनी का मालिक है। यान सुनकर सच में हैरान हो जाता है, क्योंकि ये जो जियोनी कंपनी है उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हर तरफ फैले हुए हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में कह लो कि सच में एक बड़ी कंपनी है। वैसे इसके बाद जैस्पर, यान और बाकी सभी को उस कमरे में ले जाया जाता है जहाँ जैस्पर अपने पसंदीदा ज्वेल्स रखता है। ज्वेल्स से मेरा मतलब ज्वेलरी या फिर नेकलेस वाले क्रिस्टल से। यहाँ भी उन्हें दिखाते हुए जैस्पर यान से बोल रहा था कि वो सबसे ज्यादा वर्ल्ड ट्री और स्पिरिट कोर में इंटरेस्टेड है। यान को देखकर ही वो समझ चुका था कि यान की जो एक आंख है वो एक स्पिरिट कोर से बनी हुई है। इस वजह से उसने यान से शादी करने का ऑफर दिया, जिससे कि वो यान के साथ रह पाए। ये चीज सच में बहुत ही ज्यादा शॉक कर देने वाली थी। यान इस चीज के लिए कभी भी हाँ नहीं करेगा, क्योंकि यान का इसमें कोई फायदा नहीं है। पर आशेला ऐसा नहीं मानती। वो यान को समझा रही थी कि यान को बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि फिर इससे वो जैस्पर के पैसे और उसकी इन्फॉर्मेशन का फायदा उठा पाएगा। अभी इन्फॉर्मेशन से उसका मतलब था कि जैस्पर ने अभी बताया कि उसे वर्ल्ड ट्री में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है। मतलब वो बाकी के जो वर्ल्ड ट्री हैं उनके बारे में भी जानकारी रखता होगा। यान की अगर जैस्पर से शादी हो जाती है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यान को मिल जाएंगी। मैं जानता हूँ कि बात कोई सेंस नहीं बना रही, और अगर ऐसा हो जाता है तो इसका अगला पार्ट शायद कभी नहीं आता। लेकिन यान ने समझदारी से सारी चीजें संभाल ली और शादी के लिए मना करते हुए दोस्ती का हाथ मिला लिया। अभी जैस्पर और यान के बीच दोस्ती हो चुकी थी, जिस वजह से जो इन्फॉर्मेशन है उसमें जैस्पर इजीली
इजीली मदद कर सकता है, क्योंकि दोस्ती में सब चलता है। अभी के लिए जेस्पर यान को सबसे पहले उसके मिशन में रुकने की परमिशन दे देता है, जो सुनने के बाद वहाँ क्लाउडिया भी खुश हो चुकी थी। वो और यूरी दोनों ही यान को हक कर लेते हैं। वैसे इस सब के बाद यान जेस्पर से स्पिरिट स्टोन की डिटेल मांगता है। असल में वो वर्ल्ड ट्री की डिटेल मांग रहा था, जिस पर जेस्पर कहता है कि उन्हें ढूंढा जा सकता है, लेकिन ये काम बिल्कुल पॉसिबल जैसा नहीं है, क्योंकि जो वर्ल्ड ट्री है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक इलाकों पर एग्जिस्ट करते हैं। खैर अभी के लिए ईयान उसे समझाते हुए कहता है कि अगर वो वर्ल्ड ट्री को ढूंढ ले तो शायद ईयान उनके स्पिरिट कोर को सामने ला पाएगा। ये सुनकर जेस्पर भी इस चीज में एक्साइटेड था, इसलिए वो हाँ कर देता है और कह देता है कि वो पूरी मेहनत करेगा। वैसे ये जो वर्ल्ड ट्री है ये 9 पार्ट में असल में इसलिए डिवाइड हुए थे क्योंकि एक डीमन था जो कि सच में बहुत पावरफुल था। उसे मारने के लिए वर्ल्ड ट्री ने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल किया और अब उसके इतने पार्ट्स हो चुके हैं और इसी वजह से वो स्पिरिट कोर में डिवाइड हो गया। खैर इन सब के बारे में डिटेल में हमें शायद आगे की कुछ पार्ट्स में पता चले। अभी के लिए ये पार्ट यहीं पर एंड हो गया था। अगर इस वीडियो पर अच्छा सपोर्ट आता है तो हम इसके अगले पार्ट जरूर लेके आएंगे।